नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की। इफ्तिखारुद्दीन वह सीनियर आईएएस जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने सरकारी आवास पर धर्म परिवर्तन की पाठशाला चलाते हुए देखा जा सकता है। इफ्तिखारुद्दीन के इस वीडियो को देखकर इसमें जो बातें कही जा रही हैं उस बातों को सुनकर उनके मंसूबों को समझा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर और सुनकर यूपीएससी जिहाद की याद भी एक बार फिर से ताजा हो जाती है। बिंदास बोल के जिस यूपीएससी जिहाद सीरीज पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उस एपिसोड में ऐसे दर्जनों मामले हैं, ऐसे दर्जनों वीडियो हैं जिसमें जिहादी मानसिकता वाले नौकरशाहों की खतरनाक सोच सामने आती है। भारत की नौकरशाही पर कब्जा कर देश की संसद पर कब्जा जमाने की सोच को लेकर सिस्टम में शामिल होने वाले लोगों का असल मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाने का है, गजवाए हिंद का सपना पूरा करने का है। जवाब तो चाहिए में आज हम जवाब मांगेंगे उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन और झारखंड के आईएएस इकराम अबू जैसे लोगों को संरक्षण देने वालों से। हम जवाब मांगेंगे यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आईएएस एसोसिएशन से भी और पूछेंगे उनसे कि आखिर वो इस मुद्दे पर मौन क्यों है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और अपने मेहमानों से भी आपको हम रूबरू कराएंगे, उनसे उनका परिचय करवाएंगे। लेकिन इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो पर हमारी रिसर्च टीम ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीनियर आईएएस के घर में जिहाद की पाठशाला। आईएएस के घर में पढ़ाया जा रहा धर्मांतरण का पाठ। यूपी के सीनियर आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण गैंग के सरदार निकले। कानपुर में कमिश्नर रहे इफ्तिखारुद्दीन का धर्मांतरण को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने सरकारी आवास में इस्लामिक मौलानाओं के साथ कुछ लोगों को इस्लाम धर्म के फायदे गिना रहे हैं। अपने सरकारी आवास में धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाले इफ्तिखारुद्दीन वर्तमान समय में यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष हैं और बताया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब वो कानपुर के कमिश्नर थे, यानी करीब 3 साल पहले की बात है। वीडियो एक सुसज्जित घर के अंदर का है जो देखने में सरकारी आवास जैसा लग रहा है। इसमें इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश दुनिया में काम कर सकते हैं। इसके बाद इफ्तिखारुद्दीन इस्लाम में होने के फायदे गिनाते हैं। वो कहते हैं, ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है। इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम। सर्वोच्च पद पर बैठे सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन किस तरह से धर्मांतरण की बातें कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि यूपीएस जिहाद की बातें सही है। वो भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के नेतृत्व में। इस मुद्दे पर आईएएस एसोसिएशन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद का मुद्दा उठाया था। इससे नाराज होकर आईएएस एसोसिएशन ने कार्रवाई की धमकी दी थी। इफ्तिखारुद्दीन का ये वीडियो यूपीएससी जिहाद का सबूत नहीं तो और क्या है, जो मुद्दा सुदर्शन न्यूज ने उठाया था। सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम थी यूपीएससी जिहाद, उसी से जुड़ा मामला, उसको हम सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को सराहना करते हैं कि उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम रखने में, लोगों को सतर्क करने में उन्होंने बड़ी मदद की है। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, ये थे ब्रिजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इफ्तिखारुद्दीन पर जो है अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम थी यूपीएससी जिहाद, वो पूरी तरीके से साफ साबित हो गई है। क्योंकि जो एक आईएएस अधिकारी है कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जिस तरीके से अपने सरकारी आवास पर इस्लामिक कट्टरपंथी और धर्मांतरण का पाठ पढ़ा रहा है, उसके बाद अब इस मुहिम को पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है। बवाल होने के बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की घोषणा की, जिसकी रिपोर्ट एसआईटी टीम 7 दिन के अंदर जमा करेगी। वीडियो 3 साल पुराना बताया जा रहा है।
धर्मांतरण के इस वीडियो के आने के बाद इफ्तिखारुद्दीन पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो कई बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप ये भी लगे कि रमजान में उनके दफ्तर का कोई भी कर्मचारी दफ्तर में कुछ भी खा पी नहीं सकता था। साथ ही जब ये कानपुर में कमिश्नर थे तब इनका रवैया तानाशाहों जैसा था। बीजेपी विधायक सुरेंद्र नैथानी ने इफ्तिखारुद्दीन पर जमकर हमला बोला। देखिए, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के मंडल के कमिश्नर रहे हैं। मैं तब भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का अध्यक्ष था और ये कमिश्नर थे। लगातार हम लोग सड़कों पर इनसे संघर्ष करते थे, लेकिन ये बिल्कुल सुनते नहीं थे। और इस प्रकार का वीडियो आना निश्चित रूप से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक और समाज को शर्मसार करने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है और इस प्रकार का कृत्य अगर एक सीनियर आईएएस करे तो उन आईएएसों के लिए जो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का भी ये काम करता है। सीनियर आईएएस अधिकारी के इस वीडियो ने हर किसी को अचंभित कर दिया है। सर्वोच्च पद पर बैठा एक सीनियर अफसर जिहाद और धर्मांतरण की बातें कर रहा है। सुदर्शन न्यूज ने पहली बार पिछले साल यूपीएससी जिहाद का मुद्दा उठाया था, जिस पर आईएएस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। ये वीडियो यूपीएससी जिहाद का साक्षात प्रमाण है, जिस पर आईएएस एसोसिएशन खामोश है। तो ये जो वीडियो आया है वो हमारी जो मुहिम थी यूपीएससी जिहाद की, उस यूपीएससी जिहाद में हमने जो भी दिखाए थे, जो भी दावे किए थे, ये वीडियो उसकी पुष्टि करता है। और ऐसे दर्जनों वीडियो हमारे पास अभी भी मौजूद हैं जिन वीडियो को हम दिखाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद हम इसे दिखाना अभी नहीं रहे हैं दिखा। लेकिन मौका आएगा और हम लोगों को उम्मीद है पूरी तरीके से कोर्ट जो है इस प्रकरण के बाद से हमें आज़ादी देगा और हमारे पे जो रोक लगी है यूपीएससी जिहाद एपिसोड या यूपीएससी जिहाद सीरीज को चलाने पे जो रोक है उस रोक को हटाएंगे और हम फिर से ये वीडियो दिखा पाएंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ मेहमान, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए। हमारे साथ स्टूडियो से हैं राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नसीम खान है, कांग्रेस के नेता हैं, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी और डॉक्टर एमयू दुआ है हमारे साथ, पूर्व आईएएस है। उनसे हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत दुआ साहब मैं आपसे करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में जो कहा जा रहा है लोगों के सामने है, जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है वो अभी मोबाइल स्विच ऑफ करके करीब 15-20 दिनों से वो लोगों के संपर्क में नहीं है। कहाँ है नहीं है किसी को पता नहीं है। एटीएस जो है खोज रही है उन्हें। लेकिन मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एक आईएएस, जब एक आईएएस के पास, आप भी आईएएस हैं और आपके पास भी इस तरीके की जिम्मेदारी होती होगी, उनके पास या आप लोग जब काम में होते हैं, जब आप लोग नौकरी में होते हैं, तो इस तरीके के पद पर बैठ करके इस तरीके की मंशा को अंजाम देना, आगे बढ़ाना कितना आसान होता है? क्या एक आईएएस अधिकारी, इफ्तिखारुद्दीन जैसा आईएएस अधिकारी अगर गलत तरीके से या गलत मंसूबे को लेकर इस पद पे, इस महत्वपूर्ण पद पर बैठता है, तो क्या आपको लगता है कि वो समाज को दूषित करता है? क्या वो समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाता है? सबसे पहले प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा आपकी। सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी को धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में ये जो मंसूबे की बात है, आईएएस एक ऐसा हमारा सिस्टम का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है जो हमारे सिस्टम को चलाता है। और अगर ऐसे लोग, हमारे सिस्टम के में रहने वाले लोग अगर इस तरह की धर्मांतर की बात करते हैं, ये जो है धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये जो ठेकेदारी है या जो कहीं अपने को दिखाना चाहते हैं या कुछ और इनकी जो मंशा है, ये सही नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। चाहे वो किसी भी इस्लाम धर्म की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें, हर व्यक्ति का अपना धर्म मानने का, उस पे चलने का उनका पूरा अधिकार बनता है। चूँकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और उस हैसियत से मैं आपसे बात करना चाहूँगा और तमाम भारत की जनता से बात करूँगा कि वो जो है इस तरह की बातों पे ना आए और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
वो ठीक नहीं है और इस पे सुदर्शन टीवी जो आवाज़ उठा रही है, हम उसका समर्थन करें। जी, यही प्रतिक्रिया मैं अपने अरविंद जैन जी से भी चाहूँगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर, उसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमानों से परिचय कराऊंगा। रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। अरविंद जैन जी, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी जिहाद के एपिसोड में जो हमने दावे किए थे, जो 4 एपिसोड हम दिखा पाए थे, उसके बाद ये लगातार इस तरीके, इफ्तिखारुद्दीन से पहले एक झारखंड से भी इसी तरीके का मामला आया था, बिहार से भी इसी तरीके के मामले आए थे और हमारे पास ऑलमोस्ट देश के हर एक राज्य से इस तरीके के वीडियो हमारे पास हैं, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन चूंकि कोर्ट का रोक है, कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसलिए हम उसको दिखा नहीं रहे। लेकिन ये मामला चूंकि आ चुका है तो इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैंने आपके वो एपिसोड नहीं देखे हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी वीडियो मैंने इफ्तिखारुद्दीन साहब से संबंधित देखे हैं, कुछ वीडियो मेरे पास भी आए हैं, ये यूपी गवर्नमेंट का बिल्कुल सही डिसीजन है कि तत्काल एसआईटी का गठन किया गया है। डीजी लेवल का ऑफिसर डीजी एसआईटी जीएल मीना और भानु भास्कर एडीजी कानपुर जोन उसके सदस्य हैं। 7 दिन का समय दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। वह यदि जांच में ये वीडियो सही पाए जाते हैं, चाहे वो 4 साल पहले के हों, चाहे 5 साल पहले के हों, ये गंभीर प्रकरण है। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स का वायलेशन है और ऐसे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल एक्चुअली बहुत से मौत वीडियो भी आते हैं, डॉक्टर्ड वीडियो भी आते हैं, इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इफ्तिखारुद्दीन साहब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और हम लोगों से सबसे अपेक्षा की जाती है कि जब हम सर्विस में रहें तो उसके नियम कायदे का पालन करें, जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, और उसके हिसाब से हमको बिल्कुल धर्म निरपेक्ष होकर चलना चाहिए। और सब धर्मों के अनुयायी हमारे पास आ सकते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर हमको कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आदमी की इस प्रकार की मानसिकता होगी तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा और फिर ऐसे व्यक्तियों को किसी भी वरिष्ठ पद पर रहने का मैं नहीं समझता कि कोई अधिकार है। बिल्कुल, तो सरकार तो अपना जो फैसला है वो एसआईटी जांच के बाद फैसला करेगी, जो उसे हटाया जाता है या नहीं हटाया, क्या कार्रवाई होती है सरकार करेगी फैसला। नसीम खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। नसीम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि केवल एक पार्टी के रूप में नहीं, आप एक आपके समुदाय के हैं, मैं इस नाते भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं यूपीएससी जिहाद के ऊपर, जो रिसर्च थी, जो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से अपने गजवाए हिंद के मकसद को पूरा करने के लिए यूपीएससी के जरिए जो है अधिकारियों के दिमाग में ये चीज़ डाला जाता है और पहले लेवल, फर्स्ट लेवल से भी उनके दिमाग में डाला जाता है कि आपको जो भी पोजीशन मिलेगा उस पोजीशन का इस्तेमाल आप गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए आप उसे लगाएंगे, उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, उस पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय जरूर दें। जी पूरा समय। रही बात इसकी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से भी हूं और मैं एक मुस्लिम समाज से भी हूं जी, इसलिए मेरी प्रतिक्रिया इसमें महत्वपूर्ण है मुस्लिम समाज को देखते हुए। जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद जैसा कोई भी एक ऐसी मिशन नहीं है, ये खाली एक कुछ लोगों का प्रोपगंडा है। 1947 से लेकर आज तक इस देश के अंदर इस तरीके की कोई धारणा होती तो मुस्लिमों की तरफ से ये सब चीजें निकल चुकी होती है, क्योंकि मुस्लिमों ने इस देश के अंदर कभी भी, खासकर मैं कह दूं मुस्लिम लीडरशिप को भी कभी जगह नहीं दी है। मुसलमानों ने इस देश के अंदर राजनीति के अंदर भी गैर मुस्लिम लोगों को अपना लीडर माना है, गैर मुस्लिम लोगों की सरकार पर भरोसा किया है। एक बात। दूसरी चीज, जहां तक मैं इफ्तिखारुल साहब की बात कर रहा हूं, जो सीनियर आईएएस है, और हमारे पूर्व डीजीपी साहब और हमारे पूर्व जो है आईएएस साहब ने भी इस बात को कहा कि वो महत्वपूर्ण पद पर हैं और बहुत सारे छेड़खानी वाले वीडियो आते हैं, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता, ये जांच का विषय है। अगर इफ्तिखार साहब ने ये सब बातें कही हैं तो मेरी पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता के रूप में यह है कि ये वीडियो 3 साल पुराना बताया गया है। कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि योगी सरकार की नाक के नीचे एक आईएएस ऑफिसर आपके अनुसार एक गलत काम कर रहा था, कानून तोड़ने का काम कर रहा था, और 3 साल से वो एजेंसी कहां थी? आज वो वीडियो सामने क्यों आया है? क्या वजह है कि 3 साल से उस आईएएस के ऊपर कोई जांच पड़ताल, कोई निगाह नहीं थी? तो अगर सरकारें ऐसी चलती हैं कि 3 साल से एक धर्म विशेष के खिलाफ
कोई सरकार का बड़ा अधिकारी, जो बड़े महकमे का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो एक मुहिम देश के खिलाफ, आपके अनुसार, सुदर्शन चैनल के अनुसार देश के खिलाफ या सरकार नहीं, सुदर्शन चैनल के हिसाब से क्यों, आपके हिसाब से क्यों नहीं, मैं आपके हिसाब से क्यों नहीं? सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मुझे बोलने दे, बीच में ना बोले। ठीक है, बीच में ना बोले, मुझे बोलने दे मुकेश जी। अगर कोई इतनी बड़ी मुहिम चला रहा है 3 साल से और सरकार को नहीं पता है, आज वीडियो सामने आया है, तो उस जिस महकमे में ये आईएएस साहब थे, उस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और सरकार के गृह मंत्री को, सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आपके कोई एक आम आदमी नसीम खान मुहिम चला रहा है, समझ में आता है, लेकिन एक अधिकारी मुहिम चला रहा है और अधिकारियों को नहीं पता है, इस प्रदेश के सूबे को चलाने वाले बाबा को नहीं पता है, तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने एक धर्मांतरण की बात को कह करके कि लोगों को धर्म बदल करके दूसरे धर्म के आने की दावत दे रहा है या गलत तरीके से दे रहा है, उसको इतना बड़ा गलत बना के खड़ा कर दिया। आपके चैनल के चौहान साहब, दासना के तथाकथित साधु नरसिम्हानंद जी, जो ये बोलते हैं इस देश के अंदर से इस्लाम के मानने वाले को खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए, उसकी हिमायत में खड़े होते हैं। इफ्तिकार साहब आज सजा के हकदार हैं, तो के चौहान के मालिक, सुदर्शन के चैनल के मालिक के चौहान, वो भी सजा के हकदार है, जो इस देश के मुस्लिम भाई तो आप तो अभी नसीम खान कह रहे थे कि भाई कानून पे आपका यकीन है और जो व्यवस्था है उस पर आपका यकीन है, तो आप केस करिए ना, आप तो स्वतंत्र है। हम लोग भी संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और जो सुरेश चौहान के जी कहते हैं, वो दावे जो करते हैं वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में करते हैं। अगर कानून है तो कानून को हम भी मानते हैं, तो कानून ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, और आपने अपने कानून के हिसाब से सजा भी दे दी। यही तो चीज है। अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि 3 साल पुराना वीडियो है, सरकार को पता क्यों नहीं था। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं गजवाए हिंद जैसी कोई बात नहीं है, जब तक आपको पता नहीं है तब तक कोई बात नहीं है। अगर आपको जब हो जाएगा, चीजें जब हो जाएंगे तब आपको पता चलेगी। हम तो कह रहे हैं कि है, क्योंकि हमारे पास जानकारी है। हम तो कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें, यूपीएससी जिहाद की बात 1 साल पहले हमने करी थी, 1 साल पहले हमने कही थी, 1 साल, ठीक 1 साल पहले 24 अगस्त को हमारा पहला एपिसोड आने वाला था, और जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दिया था आप लोगों के कहने पे। लेकिन आज वो सच साबित हो रहा है ना। झारखंड में पहले हुआ, इसके पहले बिहार में हुआ, और आज जो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जब चीजें सामने, जब हम तो पहले से आपको आगाह कह रहे हैं कि आपके समाज के बीच में ऐसे लोग हैं जो गजवाए हिंद को समर्थन दे रहे हैं, उनका मंसूबा है इस तरीके का, वो चाहते हैं कि पूरे देश पे, पूरे सिस्टम पे मुसलमानों का कब्जा हो जाए, ताकि वो अपने गजवाए हिंद के सपना को पूरा कर सके। और इसके लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। इसलिए सरकार की सारी एजेंसियों का गुपचुप तरीके से, अपने तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात तो हम भी कर रहे हैं, और यही बात आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला, सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। जिस दिन पता चलेगा उस दिन आप करेंगे हमारे साथ, ठीक है। हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे पास राजेश चौधरी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में बैठेंगे। राजेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। कोई आईएएस अधिकारी इस तरह की हिमाकत करेगा, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और सोचनीय प्रश्न इसलिए भी है कि वो केवल अकेला ये काम नहीं कर रहा होगा। आईएएस अधिकारी सरकारी आवास में और अपना गजवाए हिंद का जो एजेंडा है उसको लगातार जारी रखे हुए है। उसकी जो पूरी नौकरी जितने दिन तक रही है, जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहा है, उन सब जगह की जांच होनी चाहिए एकदम। जैसे माननीय योगी जी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, और गठन करके तुरंत कहा 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट दो और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरा अपनी पार्टी की तरफ से यह कहना है कि जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही होगी, वहाँ वहाँ इन्होंने ये बहुत बड़ा अपराध किया होगा। और अकेले ये नहीं है इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, ये पूरी चेन होगी, ये देश से बाहर से कोई ना कोई इनको मदद मिलती होगी। कितना पैसा इन्होंने अपने प्रभाव से देश से बाहर से मंगा करके और निरीह लोगों को, भोले भाले लोगों को धर्मांतरण पर खर्च किया होगा, देश विरोधी गतिविधियों में खर्च किया होगा। इस सब की जांच करना आवश्यक है। कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, ये स्पष्ट कहे ना, क्यों उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करते हैं? आज क्यों वो गायब है? इनके समाज थे तो इनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको अपील करें कि वो कानून के सामने आकर के अपने आप को प्रस्तुत करे और अपना पक्ष रखे। यदि वो अपराधी है तो इस सरकार में वो जेल जाएगा, इसे कोई नहीं बचा सकता है, कोई उसको नहीं बचा सकता है, उसको जेल जाना पड़ेगा। और ये सरकार उसे बख्शने वाली नहीं है। और हिंदू होना कोई अपराध नहीं है देश में, हिंदू होना अपराध नहीं है। यदि वो अल्पसंख्यक है, वो मुसलमान है तो एजेंडा चलाता है, और हिंदू कहीं टीका भी लगाता है तो ये सब टीका टिप्पणी करते हैं। इनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। आज वो बेनकाब हुआ है और ऐसे लोग बेनकाब हुए। तो मेरा कहना यह है
कि विदेशों से कितना पैसा इसने मंगा करके धर्मांतरण पे खर्च किया होगा, उस सब की जांच की जाएगी और उस अपराधी को अदालत में कटघरे में खड़ा करके सजा दी जाएगी। चौहान के चैनल सुदर्शन लोग हैं। अरे अपराधी तो आप हो भाई, आपने पाप किया इस देश के साथ में, 60 साल तक बर्बाद करते रहे हो आप इस देश को। आज कहां ला करके खड़ा कर दिया है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, कोई दूसरा आधार था तो बताइए। पंडित नेहरू ने अपना शासन करने के लिए मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, तो क्या जरूरत थी इस देश में धर्मनिरपेक्षता की और इसकी? हिंदुओं का हिंदुस्तान होना चाहिए था, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया। आज क्यों क्या आवश्यकता थी? तो ये पाप नेहरू परिवार ने किया है, ये पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसी की सजा भुगत रहे हो मित्र, और अभी आगे आने वाले समय में और भुगतोगे। पीएससी जिहाद जारी है और एक आईएएस के घर में धर्मांतरण की जो पाठशाला चल रही थी उस पर हमारी चर्चा है और हमारे साथ रमेश ठाकुर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास हम जाना चाहेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, नसीम खान हमारे साथ है, राजेश जी हैं, अरविंद जैन जी हमारे बीच में से निकल गए हैं, अभी एमयू दुआ हमारे साथ है। रमेश ठाकुर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास जब एक के बाद एक जब मसले आते हैं, जब एक के बाद एक केस जो है हमारे सामने आता है, तब हम सचेत होते हैं, तब हम जानते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो मसला है पूरा, ये जो पूरा यूपीएससी जिहाद का मसला है, ये जितनी गंभीर समस्या है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा करने की साजिश चल रही है, मैं चाहूँगा क्या आपके पास कोई सजेशन? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि नसीमुद्दीन जैसे जो लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए, जांच जो हो रही है, जांच के बाद जो होगा वो सजा होगी, लेकिन क्या लगता है इस तरीके से सिस्टम पे जो घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है उसको कैसे रोका जाए? देखिए मुकेश जी, मुझे लग रहा है जो लोक सेवा आयोग की बिनियावली सन 1958 की अगर हम देखें उसमें साफ तौर पे अंकित है कि सर्विस में रहते, क्योंकि देखो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, इसमें सबसे बड़ी एक सर्विस मानी जाती है आईएएस। तो मुझे लग रहा है इसमें रह के अगर कोई व्यक्ति एंटी नेशनल काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें हमारा पूरा एक सिस्टम उससे बिखर रहा हो, उसमें दो धर्म अलग हो रहे हो, कई चीजें ऐसे हो रही हैं, तो मुझे लग रहा सजा का प्रावधान तो है ही, उस सजा का जो प्रावधान है उसके भी अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा सजा इनको देनी चाहिए, और सजा के बाद मुझे लग रहा ऐसा मैसेज पहुंचेगा तो कि दूसरे कोई लोग इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन मुझे लग रहा है जब वीडियो सामने आ गए इसमें जांच पड़ताल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे लग रहा है एसआईटी की जरूरत नहीं है, इसको सीधे एनआईए के पास दे दी जाए, क्योंकि 4-5 साल पहले जो ब्यूरोक्रेट को लेके एक इस तरह की हरकतों को लेके उनके अंदर एक विंग बनाया है, उनकी जांच के और उनको सजा देने का जो प्रावधान बनाया है, मुझे लग रहा है एक केस उनके हवाले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये पूरे केस को, पूरे एपिसोड को हम धर्म के चश्मे से नहीं देखें, हम किसी और चीजों से ना देखें, इसमें कृत हुआ है, देश के खिलाफ चीजें उठी हैं, धर्म को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश की गई है। एक तो वैसे ही हम जिस व्यवस्था में जो राजनीति आजकल देश में चल रही है। रमेश जी, मैं आपसे यहाँ पर जो है बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप इसको कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से ना देखें, लेकिन ये पूरा मसला तो वही है ना, वो पूरा मसला तो यही है कि वो किसी एक चीज को जो है वो स्थापित करने के लिए, किसी एक मजहब को, किसी एक धर्म को स्थापित करने की कोशिश है, ये उसी की साजिश का ये हिस्सा है। और इसी का दावा हम कर रहे थे जब 2020 अगस्त में हमने ये यूपीएससी जिहाद का एपिसोड शुरू किया था, तो उसमें ये सारे दावे किए गए थे, जिसके बाद से ये पूरा मसला हुआ, एक के बाद एक लोग हमारा विरोध करने लगे। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग थे, जब ये एक के बाद एक केस सामने आ रहा तो वो कुछ नहीं बोल रहे। हमारे साथ दुआ साहब है। दुआ साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें जो सिस्टम में है, क्या सिस्टम में आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए या सिस्टम में कुछ फिल्टर लगाया जा सकता है, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? मुकेश जी, सबसे पहली बात तो हमारी व्यवस्था, हमारा जो सिस्टम है इतनी कमजोर नहीं है जो कोई मानसिक विक्षिप्त लोग इसको बर्बाद कर सके या अपने तरीके से चला सके। रही बात कि जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं वो कुछ चंद लोग हैं जो समाज को तोड़ने की जो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, उससे हमारा ये जो समरसता भरी हुई जो समाज है, हमारा देश है, उससे वो विचलित नहीं होता। समय समय पे इस तरह की बहुत सारी हरकतें होती हैं, लेकिन हमारा समाज बहुत ही सुशासित है, हम सभी लोग मिल करके सेकुलर कंट्री में रहते हैं, और ये व्यवस्था के अंदर जो हमारे व्यवस्था को चलाने वाले लोग अगर कहीं इस तरह की हरकतें करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, तो ये शर्मसार है और इस पे निंदनीय, बहुत ही निंदा की बात है। और इस पे जो भी हमारी प्रशासन है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि ये आगे जा करके इस तरह की हरकतें ना हो।
और हमारा समाज सब लोग मिल करके हम लोग रहते हैं। कहीं भी ये धर्म का या किसी जात का नाम ले करके हम बदलाव नहीं करना चाहते हैं। उस व्यक्ति विशेष की जो मानसिकता है वो कमजोर है और ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को तोड़ नहीं सकता। ये मेरा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो चीज़ें कह रही हैं जो कभी संभव नहीं लगता है कि मुझे इस सिस्टम में अब इस तरीके की चीज़ें ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, हम भी चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समय राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की बातें कर रहे हैं दुआ साहब, क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? क्या ये सही है जो साजिशें चल रही है? क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की चीज़ें कभी फिर देखने को मिल सकती है? देखिए, ये जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जिम्मेदार आदमी इस तरह की घटनाओं में जब संलिप्त पाए जाते हैं तो मेरा मानना है ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं होती। एक समाज का सामान्य व्यक्ति कुछ कर रहा हो धर्म के प्रति या इसके प्रति तो वो बात समझ में आती है, कर रहा होगा, पर जब एक आईएएस ऑफिसर इस तरह की घटना करता हुआ पाया जाए तो देश के खिलाफ वो बहुत बड़ी साजिश होगी। वो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी एक आईएएस अधिकारी जब ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या केवल वही अपराधी है? क्या केवल वही है या उसके पीछे जो पूरा तंत्र है, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस यूपीएससी जिहाद की हम बात कर रहे हैं कि वो पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है और उसके हिसाब से ये तो एक मुहरा है जो आपके सामने आ जाया है, एक के बाद एक मुहरा सामने आता जाएगा और हम उस मुहरे पे डिस्कशन करके चीज़ों को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, जैसा कि नसीम खान कह रहे हैं। नसीम खान, क्या आपको लगता है कि ये केवल एक व्यक्ति है, ये पूरा तंत्र नहीं है, जो पूरा सिस्टम है, जो इसके पीछे के लोग हैं उनको भी सामने लाना चाहिए? आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोग चूंकि उस समाज से, क्योंकि बदनामी आपके समाज की भी हो रही है, आपकी हो रही है, तो आप लोग किसी को डिफेंड करने की बजाय उन चीज़ों को सामने अगर लाएंगे तो लोगों का विश्वास, देश का विश्वास बढ़ेगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आप कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की कोई जगह नहीं। दूसरी, अपनी मर्जी से मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी मर्जी से हिंदू होना चाहता तो हूंगा, मैं सिख होना चाहता नहीं, आप हिंदू थे, आप जबरन मुस्लिम बनाए गए, अब आप चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं। अपना एजेंडा नहीं, मेरा एजेंडा क्या? अरे ये तो फैक्ट है ना सर। अरे मेरा अभी रमेश जी ने कुछ बात कही, आपने कहा मैं सहमत नहीं हूं। खान जी, आप अपनी सहमति जताने के लिए बाबा के बाबा को देखोगे तो वो हिंदू ही होंगे, कोई बाबर यहाँ वहां से लाकर के मुसलमान नहीं छोड़ गया था। दूसरी चीज, आपके पूर्वज हिंदू से डर गए तो मुसलमान बन गए, जो लड़ते रहे, जो अपनी जगह पे टिके रहे वो हिंदू थे, जो डर गया वही तो मुसलमान बना है। और इस्लाम का विस्तारीकरण केवल तलवार की नोक पे हुआ है, तलवार की धार पे हुआ है भाई। कोई शांति का संदेश इस्लाम नहीं देता, इस्लाम में शांति का कोई स्थान नहीं है, केवल तलवार की धार पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अरे औरंगजेब का तो नारा था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, स्वीकार करो किसको करना है, या तो कुरान को स्वीकार करो नहीं तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। तो आप कुरान को स्वीकार करने वाले हिंदू हो, आप कुरान को स्वीकार करने वाले हिंदू हो, आप तलवार के डर से आपने धर्म परिवर्तन किया है, आपके पूर्वजों ने। ये अकाट्य सत्य है, ये हमारा इतिहास है, इसे कौन बदल देगा भाई? इसे क्यों नकार रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर देश की सबसे महंगी बिजली है। कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि इस प्रदेश के हिंदुओं की जो चिताएं हैं वो पेट्रोल और टाइल डाल करके क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? नेशनल चैनल पे बैठ करके क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो धन्यवाद दूंगा सुदर्शन चैनल को, जिन्होंने आप जैसे लोगों को बेनकाब किया है, जिन्होंने ये यूपीएससी जिहाद को बेनकाब किया है। आज पर्च दर पर सब खुल के चली आ रही है और सब पूरा घोटाला और ये जो षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है, ये सिस्टम को लैप्स करके देश में तालिबानीकरण करना, ये सब आप लोग चाहते हो। आप लोग चाहते हो जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तख्तापलट हुआ, तो पहले से सिस्टम में अपने लोगों को घुसा दो, पहले से प्रशासन में लोग बैठे हो, पहले से पुलिस में लोग बैठे हो, पहले से सेना में लोग चले जाएं, तो और इस सिस्टम को हम लोग कैप्चर कर लें, केवल यही मकसद है। मैं तो बार बार धन्यवाद दूंगा सुदर्शन चैनल को, जिसने आज कम से कम इस विषय पर चर्चा शुरू की। समाज में, समाज के लोग ये मान रहे हैं कि आज सुदर्शन सही बात उठाता है। ये महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखो, कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं बचा है। आप कांग्रेस की ज्यादा चिंता मत करो, कांग्रेस तो जा रही है, कांग्रेस तो समाप्त हो रही है। इस आजाद भारत के अंदर
चिन्ह से मिलकर के पहले सावरकर ने टू नेशन की थ्योरी चलाई थी, आज सुदर्शन चैनल और भारतीय जनता पार्टी। सावरकर एक महान राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। सावरकर की तुलना जिन्ना से मत करिए। सावरकर देश के लिए स्वाभिमान का प्रतीक हैं। सावरकर ने अपना जीवन देश के आजादी के लिए लगाया। जिन्ना की तुलना उससे मत करिए मान्यवर। समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इसको राजनीतिकरण रूप ना दिया जाए। मुद्दों को जो सोल्व होना चाहिए उस पे जो आवाज उठनी चाहिए उस पे काम होनी चाहिए। इसको राजनीतिकरण कर करके ये जो है, जो देश के अंदर जो ये बिखराव लाया जाता है, ये सही नहीं है। जो ऑफिसर हो, चाहे वो किसी तरह का भी ऑफिसर हो, क्या है उस पे एक्शन। नहीं दुआ साहब, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन ये केवल एक ऑफिसर की बात नहीं है। ये जो सिस्टम है, जिस ऑफिसर को ये तो आज सामने आ गया ना, 25 साल तक ये क्या करते रहे, ये अपने 30 साल की सर्विस समाज को तोड़ने की बात करें, उसको अपने पूरे सर्विस काल में कितने बड़े बड़े घटनाक्रम किए होंगे दुआ साहब। उसे रोकने आज दुआ साहब आप ठीक कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छा दिख रहा है। उसने आईएएस ज्वाइन किया है, आप वो अच्छे सबसे हैं। पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट रहे होंगे, कहीं एसडीएम रहे हमारे होंगे, जिलाधिकारी रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास राजेश जी, नसीम खान अच्छे हैं, लेकिन ये राजनीतिकरण जो है, ये जो राजनीतिकरण, ये राजनीति नहीं है। देखिए समाज का शुद्धिकरण है, समाज का शुद्धिकरण राजनीतिकरण नहीं है। एक्शन होने चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिकरण ना होना। राजनीतिकरण नहीं है, शुद्धिकरण है। राजनीति तो शुद्धिकरण करे, अच्छी बात है। और हमारा समाज जो है बहुत ही। नसीम खान जी समय की कमी है। आखिरी तो आईएएस ऑफिसर्स को बदनाम करने वाले लोग हैं दुआ साहब। ये लोग तो वो लोग हैं जो आप लोगों को बदनाम करेंगे। ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। मैं रमेश ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। बड़ा कम समय दिया है जिसको साफ करने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूं आपसे। ठीक है, मैं रमेश जी आखिरी कमेंट में चाहूंगा, समय की कमी है जी। को साफ कर जी, दाऊद इब्राहिम को लाओ जाकर। देखिए मुझे लगता है मुकेश जी मुझे लग रहा है, देखिए अनुच्छेद 320 अंडर 3 में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी अधिकारी को इस तरह की हरकत करता है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये अनुच्छेद देखिए आईपीसी की धारा है, उसमें तो किया सकता है, लेकिन ऐसे लोग सामने, ऐसी मानसिकता को कैसे रोका जाए। उस धारा को बदला गया, बाद में बदला गया, 321 कर दी गई। मुझे लग रहा है इस समय मौका सरकार के पास है, कार्रवाई करनी चाहिए बिना लाग लपेट के। ये नहीं देखना चाहिए बिल्कुल हमारे पास, देखो बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है रमेश जी। मैं आगे भी बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये मुद्दा यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो पूरा एपिसोड, पूरा एक सीरीज जो है, सीरीज की तैयारी हमारे पास है। जिस दिन भी कोर्ट की रोक जो है वो हटेगी, उस दिन हम पूरा सीरीज दिखाएंगे। और उस दिन जो अभी आप केस देख रहे हैं, एक का दुक्का, वैसे दर्जनों मामले हमारे पास है, ऐसे दर्जनों वीडियो हमारे पास है, एक के बाद हम दिखाएंगे। तो शायद आपकी नजरें भी खुले। और नसीम खान जी, मैं उस दिन आपको भी बुलाऊंगा, नसीम खान जी मैं उस दिन आपको भी बुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और आपकी नजरें भी खुलेगी। जो आप कह रहे हैं, जो आप जो अच्छी बातें कर रहे हैं, उस दिन आपकी नजरें भी खुलेगी। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ राजेश जी, जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, नसीम जी आपका, राजेश जी आपका, रमेश ठाकुर जी, दुआ साहब, और जो हमारे साथ अरविंद जैन जी थे, उनका भी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखिए। लेकिन यूपीएससी जिहाद का मसला जो है अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद परतें खुलती जाएंगी, ऐसे ऐसे मसले आते रहेंगे। और जिस दिन कोर्ट ने हमारे इस प्रोग्राम से अपनी रोक हटाई, उस दिन हम आपको बताएंगे कि आखिर ये यूपीएससी जिहाद का मसला है क्या, और कितना गंभीर, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस यूपीएससी जिहाद के जरिए लोकतंत्र पे, इस पूरे तंत्र पे कब्जा करना चाहता है, और कब्जा करके अपना गजवाए हिंद का सपना पूरा करना चाहता है। वो सारे सबूत के साथ हमारे पास वो चीज़ है, वक्त आएगा हम वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि पूरा हमें विश्वास है, जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर हमें इस प्रोग्राम को दिखाने की इजाजत देगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।